बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 12 में हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने अपने लेक्चर का इख्तिताम गॉसिस लॉ की 3 एप्लीकेशंस पे किया था। गॉसिस लॉ की एप्लीकेशन में से जो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन है वो पेपर में बारहा आती रहती है। मोस्टली सेकंड एप्लीकेशन आती है, लेकिन थर्ड भी आती है। आज हमारा जो फोकस है, जिस मेन टॉपिक पे रहेगा, वो है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये सारी टर्म्स आज के लेक्चर में डिस्कस होंगी। इनकी बाकायदा डेरिवेशन भी है और फार्मूले भी है, वो भी हम देखते हैं। मैं अपने लेक्चर को नोट्स की मदद से ही आगे बढ़ाऊंगा, बट बिफोर हैविंग नोट्स मैं आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खुद समझाना चाहता हूँ। लेट्स से हमारे पास कोई भी चार्ज्ड स्पीशी मौजूद है और उस चार्ज स्पीशी की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी चार्ज स्पीशी की, वो इन टर्म ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस एक्ट करती है। वो लाइन ऑफ फोर्सेस आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मल्टीपल लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है और ये 3 डायमेंशनल होती है। किसी एक डायमेंशन में नहीं होते, ये तीनों डायमेंशन में जाएंगे। लेट्स से एट दिस सेंटर कोई भी पॉइंट चार्ज मौजूद है। ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट देयर। ये वाला पूरे का पूरा जो रीजन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। फर्ज कीजिए यहां मैंने कोई एक पार्टिकल रख दिया। समझो दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम है। फर्ज कीजिए मैंने कोई भी चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज यहां मैंने रख दिया। व्हाट हैपेंस? लाइन ऑफ फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगी। दिस चार्ज विल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन P टू पोजीशन Q। यहां से वो डिस्प्लेस होगा, यहां आ जाएगा। बच्चों जवाब दो, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? P से चार्ज Q पे क्यों जाएगा? कोई सुन रहा है मुझे? यस सर। ये Q0 चार्ज हम प्लेस करेंगे P पर। लाइन ऑफ फोर्सेस जब उस पर एक्ट करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक्ट करेगी, तो ये Q0 P पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा और Q पे चला जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा जी, अगर ये बात आपको क्लियर है तो अब मैं आपको इसी से आगे की एक बात सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक पोजीशन मैंने ले ली B और यहाँ मैंने एक पोजीशन ले ली A। अब मैं कहता हूं कि मैंने टेस्ट चार्ज A पर रखा है। जब P पे रखा था तो उसे फील्ड Q पे ले जाती है। जब A पे रखा है
और मैं उसको बी पे ले जाना चाहता हूँ, बोलिए खुद जाएगा? क्या ये चार्ज ए से बी की जानिब खुद से जा सकता है? नो सर। अगेंस्ट द फील्ड कोई भी काम खुद से नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि चार्ज को ए से बी अगेंस्ट द लाइन ऑफ फोर्स लेकर जाएं, देन यू हैव टू डू सम वर्क, मस्ट डू सम वर्क। यहाँ हमें कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा, और इस तरह का किया गया जो काम है जो कि अगेंस्ट द फील्ड होता है, इस तरह का जो किया गया काम होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, यानी डेल्टा वी बन जाएगा ये। तो नतीजा ये निकला कि जब आप किसी भी चार्ज्ड स्पीशी को विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द लाइन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क। That work gets stored into the charge in the form of a potential, creating potential difference. जब ये चार्ज पॉइंट ए पर था तो वहां पर उसके पास जो पोटेंशियल है वो वी ए है। जब वो बी पे पोजीशन बी पे चला गया तो उसके पास जो पोटेंशियल है वो डेल्टा वी बी बन जाएगा। और अगर मैं दोनों के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो ज़्यादा पोटेंशियल में से मैं माइनस कर दूंगा कम पोटेंशियल को, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यही पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैंने आपसे कहा इन द टर्म ऑफ वर्क होगा। दैट वर्क विल गेट स्टोर्ड इनटू द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी टू डू सम वर्क होता है। पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी टू डू सम वर्क है। अगर मैं ए से बी लेके जाऊं, विद इन फील्ड शुरू हो और विद इन फील्ड खत्म हो जाए, तो वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं किसी भी चार्ज स्पीशी को इनफाइनाइट से उठाऊं और उसको फील्ड में ले जाऊं किसी भी मकाम पे, इनफाइनाइट से विद इन फील्ड जब आएगा तो इस तरह पैदा होने वाले पोटेंशियल को हम कहते हैं वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट पोटेंशियल में यही एक फर्क है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा जाएगा तो उसकी इनिशिएशन भी फील्ड पे होगी, एंड भी फील्ड में होगा। एब्सोल्यूट के केस में इनिशिएशन इनफिनिटी से होगी और एंड विद इन फील्ड होगा। ये मैंने जितनी भी डिस्कशन की है, इस डिस्कशन को बेटे आप जल्दी से थोड़ा सा रिकॉल भी कर लें, और अगर कोई बात जो आपको पूछनी है समझनी है वो भी पूछ लें, ताकि फिर मैं स्विच करूं नोट्स की तरफ, क्योंकि ये चीज़ें नोट्स में नहीं है। आज ज़्यादातर बच्चे मेरा ख्याल में सो रहे हैं। ओनली 3 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड क्लास। मरियम, आलिया, मुनीर और थर्ड कौन है? दुरे शहबाज। बच्चों बताओ, जो मैंने बातें समझाई आपको ये क्लियर हो गई है? यस सर। मरियम अख्तर खामोश है आज। मरियम क्या बात है, नाश्ता नहीं किया हुआ? अभी उठे हैं सर। देखा, तुम नींद में हो, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। तो ये बताओ मरियम, ये क्या होता है? मैंने आपको जो बातें समझाई हैं, ये क्या बातें समझाई हैं? ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बातें होगी? जो होता है वो एबिलिटी टू डू सम वर्क है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि अगर चार्ज को हम विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे रखेंगे तो वो चार्ज कहाँ जाएगा? क्यू पे। क्यू पे चला जाएगा। क्यों जाएगा?
इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब एक्ट करेगी तो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स दैट चार्ज विल गेट डिस्प्लेस्ड। सही है। जी सर। फिर मैंने Yes, क्या sir. समझाया कि ए से बी कैसे जाएगा, अगेंस्ट द फील्ड खुद कुछ भी नहीं जाता। ये ऐसे ही है जैसे मैं कोई चीज आसमान की तरफ फेंकना चाह रहा हूँ, रॉकेट है, मिसाइल है, बुलेट है, फुटबॉल है, ऊपर कोई भी चीज अगेंस्ट द फील्ड नहीं जाती जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, कोई वर्क ना कर लें। तो वो वर्क हमें चार्ज के केस में भी विद इन फील्ड करना पड़ेगा। अगर आप ए से बी उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वो आपका जो वर्क होगा दैट विल गेट स्टोर्ड इनटू द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बातें बच्चों भूलने वाली नहीं है, ये आपको कहीं किसी किताब में भी इस तरह से नहीं मिलेगी। मैंने कोशिश की है कि आपको इसको आसान से आसान करके समझा सकूं। अब मैं नोट्स की तरफ स्विच करता हूं। क्या नोट्स स्क्रीन पे आ गए? नो सर। No, sir. नो सर। तो होना चाहिए था। क्या अब आ गए? नो। यस आ गया। Yes, sir. यस सर आ गए। अच्छा जी बच्चों स्क्रीन पे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पढ़ना है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज, ये टू पॉइंट्स है ना, ये ए और बी वाले। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, या the electric potential difference between 2 points is defined as the work done in moving the test charge between 2 points per unit charge is called potential difference between 2 points। ये वही डेफिनेशन है जो समझाई मैंने। Yes, sir. यस सर। अच्छा जी बेटे, फार्मूला इसका है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो ये कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू होगा, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज का अमाउंट है, डेल्टा यू की जगह पे आ गया यू बी माइनस यू ए। ये बी और ए वही पॉइंट है जो मैंने डायग्राम में लिए थे। क्यू नॉट एलसीएम को ब्रेक कर दिया, और एलसीएम जब ब्रेक करते हैं तो यू बी अपॉन क्यू नॉट और यू ए अपॉन क्यू नॉट आ रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बन जाता है। तो यू बी अपॉन क्यू नॉट की जगह पे वी ए आ गया और उसकी जगह पे वी बी आ गया। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ए और बी आगे पीछे हुए हुए। ओके, ये जो डेल्टा वी है ये वी बी माइनस वी ए आएगा, वी बी माइनस वी ए आएगा। मैं ठीक यही कर देता हूँ। ओके, वो जो सेकंड डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो फार्मूला बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो है जी वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स अपॉन क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे डेल्टा वी आ गया, वर्क डन की जगह पे डब्ल्यू है और ए टेंड्स टू बी है, ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। या आप इसको बस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। यूनिट निकालनी है आपने तो ऊपर जूल आएगा, नीचे कूलम आएगा, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलम होती है। डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, एक वोल्ट की डेफिनेशन भी यहाँ मौजूद है, याद कीजिएगा कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज वाले पार्टिकल को 1 जूल वर्क करवाकर जब हम मूव करवाएंगे अगेंस्ट द फील्ड तो वो आपके लिए 1 वोल्ट के बराबर होगा। ये एक अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है आपके लिए कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। In order to discuss the relationship between electric field intensity and potential difference between 2 points, consider a test charge Q naught. Consider a test charge Q naught is moved from point A to B against the field through a displacement delta S. Then potential difference between 2 points will be. ये वही पैराग्राफ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले व्हाइट बोर्ड पे।
आप यहाँ पर वही डायग्राम बनाइएगा जिसमें ए से बी अगेंस्ट द फील्ड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूव करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होगा वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। डिस्प्लेसमेंट की सिंपल डी भी हो सकती है, डेल्टा एस भी हो सकती है। वर्क की जगह पे फार्मूला लिखा हुआ है कि एफ डॉट डी अपॉन क्यू नॉट। एफ डॉट डी या एफ डॉट डेल्टा एस दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लो और डॉट को हटाओगे तो एंगल में कॉस थीटा आ जाएगा और एंगल यहाँ 180 होगा। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एंगल 180 क्यों आया? क्या कोई बता सकता है कि एंगल में 180 क्यों आया? अगेंस्ट है, ऑपोजिट है, और ऑपोजिट वेक्टर के दरमियान हमेशा लाइन बनती है और उसका जो एंगल होगा वो 180 होता है। ओके, cos 180 की वैल्यू आपको कैलकुलेटर देगा -1 और यहाँ पर f की जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो गई है Q नॉट E से। ये F इक्वल टू Q नॉट E कहाँ से आया? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला है ना, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है, वहां से F निकाल लो तो Q नॉट मल्टीप्लाई होगा E से। F की जगह पे Q नॉट E आ गया, साथ में डेल्टा S है, cos 180 की जगह पे हाँ -1 आ गया। ऊपर और नीचे Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर E बचा, डेल्टा S बचा और नेगेटिव में बचा। यहाँ से अगर आप E की वैल्यू को आइसोलेट करेंगे तो डेल्टा S राइट में मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड होगा तो E की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ डेल्टा V ओवर डेल्टा S। इस डेरिवेशन में कोई इशू है किसी को? No, sir. ये जो डेल्टा V ओवर डेल्टा S है कहता है जी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये वो रिलेशनशिप है जो कि हेडिंग हमने दी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड सर इसमें इंटेंसिटी डेल्टा जो वी है, क्या है? डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे, डेल्टा S डिस्टेंस मूव्ड है या डिस्प्लेसमेंट मूव्ड है, और दोनों की जो रेशियो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। ओके यस सर। Okay, sir. अच्छा जी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। बच्चों ये बात मैंने बार बार आपको अपने लेक्चर में रिपीट की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये 3 डायमेंशनल होगा। अगर एक्स एक्सिस में लोगे तो ई एक्स बन जाएगा, वाई में लोगे तो ई वाई बन जाएगा, जेड में लोगे तो ई जेड बन जाएगा। जिस एक्सिस में लोगे उसी एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, डेल एस की जगह पर डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड होगा। क्लियर है ये बात? यस Yes, सर। sir. अच्छा, फिजिक्स की बुक आपके पास करीब में पड़ी हुई है? यस सर। बुक खोलिए बेटे, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। खोली। क्वेश्चन नंबर 2 निकालें। निकाल लिया। डेटा बनाए इसका। सर 1 भी तो आया हुआ है। 1 इजी बच्चों वाला है, इसलिए मुझे आ रहा है। 1 छोड़ दो। क्वेश्चन 2 का डेटा बनाए। क्वेश्चन 2 में कहता है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज की वैल्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। अ चार्ज ऑफ 6
इज प्लेस्ड मिड वे बिटवीन देम, उनके दरमियान, बिल्कुल दरमियान में हमने एक और चार्ज रखा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन इट, वो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है हमें वो भी निकालनी है और जो मैग्नीट्यूड है हमें वो भी निकालनी है। मरियम ये बुक का पेज नंबर बताओगी मुझे? 77। अच्छा, एक आपके पास चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, और जिस चार्ज को मिड वे में रखा वो Q3 कहलाएगा। Q1 की जो वैल्यू है वो है प्लस में 1 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस फोर्थ ऑफ कूलम। Q2 की वैल्यू है माइनस में 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस फोर्थ ऑफ कूलम। Q3 मिडवे में रखा, ये प्लस में है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस फिफ्थ ऑफ कूलम। आपको पहले तो इसकी डायग्राम समझनी चाहिए कि ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो चार्जेस हैं आपके पास, एक है Q1, दूसरा है Q2, जिनके दरमियान डिस्टेंस भी आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर अपार्ट है। इसको मैं कह देता हूँ ये पोजीशन A है मेरी, ये पोजीशन B है। तो A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मुझे गिवन है 40 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लें मीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.4 ऑफ मीटर हो जाएगा। मिडवे में बिल्कुल दरमियान में हमने एक और चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस पोजीशन को आप C कह दें। यहाँ जो चार्ज हम लेकर आए उसका नाम Q3 है। समझ में आया? ये वाला जो चार्ज है A वाला, ये चार्ज आपको पॉजिटिव है, यस सर। पॉजिटिव में गिवन है। और ये जो Q है ये आपको नेगेटिव में गिवन है, और ये जो Q3 है ये भी आपको पॉजिटिव में गिवन है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लाइन ऑफ फोर्सेस की सेंस में डील कर सकते हैं। भाई पॉजिटिव है ये वाला भी पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है, नेगेटिव है। ये वाला चार्ज Q3 जब इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये हमारे लिए कहलाएगी F। ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो मैं बता रहा हूँ कि ये होगा F3(2) या 2(3), यानी 3 और 2 एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे ये वही है। इसी ये गंदे वाले हैं। से जो Q1 है ये जो फोर्स लगाएगा Q2 पे ये कहलाएगी F12। और ये जो A C पे जो फोर्स लगाएगा वो बन जाएगी F13। 1-3 का मतलब 1-3 पे फोर्स लगाएगा, 3-2 का मतलब 3-2 पे फोर्स लगाएगा। बेसिकली ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इससे लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड होती है और नेगेटिव में इनवर्ड होती है। ये लाइन ऑफ फोर्स को समझना जरूरी है। क्या ये डायग्राम क्लियर है सबको? डायग्राम क्लियर है? कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात लगता है। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। सर F12 का बता दें, ये कैसे हुआ? बेटे 1-2 की ये वो फोर्स होगी जो कि ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा। ये चार्ज कौन सा है? Q1 है। ये चार्ज क्या है? Q2 है। Q2। ये वाला चार्ज अगर इस पे फोर्स लगाएगा, इसको मैं इग्नोर कर दूं तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और वो 1-2 होगी। अगर ये मौजूद होगा तो इसकी मौजूदगी में ये वाला खुद खुद जो है वो इस पे फोर्स लगाएगा। अगर Q3 Q2 पे लगाए फोर्स तो वो F32 बन जाएगी। अगर Q1 Q2 पे लगाए फोर्स तो ये बन जाएगा F12। अगर
Q1 Q3 पे लगाए फोर्स तो वो बन जाएगी F13। क्वेश्चन ये है कि आप जो चार्ज मिड वे में रख रहे हैं वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो निकालो। यानी आपको F13 निकालनी है और F32 निकालनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। पेपर में क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि जो चार्ज हमने मिडवे में रखा उस पर जो फोर्स लगेगी वो बताओ। तो भाई इस पर तो एक तो ये फोर्स लगाएगा और एक ये फोर्स लगाएगा। ये वाला जो भी फोर्स लगाए वो 1-3 कहलाएगी, ये वाला जो लगाए वो 3-2 कहलाएगी या 2-3 कहलाएगी। मैं अलग अलग करके दोनों को निकाल लूंगा। ये याद रखिएगा क्योंकि लव्स उसने मिडवे कहा है तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास 0.4 मीटर है। तो ये वाला 0.2 होगा और ये वाला भी कितना होगा? 0.2 and 0.2. 0.2 होगा। क्लियर हो गया? पहले आप निकाल Yes लें sir. जी, F13 निकाल लें। पहले आप F13 निकालना है तो K के साथ Q1 आ जाएगा और क्या आएगा? Q3 आएगा, अपॉन में आएगा R का स्क्वायर। K की वैल्यू आप लोग याद कर लें, कांस्टेंट होती है 9 × 10 एक्सपोनेंट 9। Q1 फिर यहाँ पुट करें Q3 अपॉन में आएगा R का स्क्वायर। R जो हम लेंगे वो 0.2 होगा। Q1 की वैल्यू 1 × 10 एक्सपोनेंट -4 है और 3 की वैल्यू 6 × 10 6 exponent minus -5 है। 5. इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 1350 और ये फोर्स है तो यूनिट जो है वो न्यूटन आएगी। ये मैंने निकाला F13। इसी तरह से आप निकालेंगे F23 या 32 के Q2 होगा, Q3 होगा, अपॉन R स्क्वायर होगा। वैल्यू आप पुट करते रहिएगा और यहाँ जो आपके पास आंसर आएगा वो भी 1350 है। ये भी आंसर किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। अब बच्चों आपको जो बात समझनी है वो ये है कि पीसीटी उसने ये कही कि जो टोटल मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेंथ है या डायरेक्शन है वो भी बतानी है आपने। ये तो वो फोर्स है जो कि सिर्फ इस चार्ज ने Q1 ने Q3 पे लगाई। ये वो फोर्स है जो कि Q2 ने Q3 पे लगाई, लेकिन हमें टोटल निकालना है। भाई टोटल अगर आप निकालेंगे तो आपको दोनों को प्लस कर लेना चाहिए। F13 plus F23. F13 में प्लस हो जाएगा F23 यानी 1350 और 1350 जमा हो जाएंगे और जवाब आपके पास आ जाएगा 2700. 2700. 2700 और टोटल हमारे पास आ जाएगा ये भी न्यूटन में। चलिए ये हमारे पास टोटल उसकी स्ट्रेंथ आ गई। क्या कोई डायरेक्शन बता सकता है? डायरेक्शन क्या होगी? इस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी? सर नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगी. बेटे इस फोर्स की बताओ, जो रिजल्टेंट फोर्स आई है ना वो। ये डायग्राम देखो, डायग्राम देखो। F13 की डायरेक्शन राइट वर्ड है, F23 की डायरेक्शन भी राइट वर्ड है। तो दो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे इनका जो नेट रिजल्ट आएगा वो भी राइट वर्ड होगा। ये होगा ये नेट फोर्स। समझ में आया? यस सर. एक वेक्टर ईस्ट में है, दूसरा वेक्टर भी ईस्ट में है, तो दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा वो भी किस में होगा? ईस्ट में होगा। तो डायरेक्शन में आप लिख लेंगे राइट वर्ड या आप लिखेंगे टुवर्ड्स Q0 Q2 टुवर्ड्स Q2। सर एक्सपेरिमेंट 3 क्यों आया यहाँ पे आंसर में, बुक में? एक्सपोनेंट 3 उन्होंने इसमें दिया होगा 2.7 × 10 एक्सपोनेंट 3 दिया होगा, यही है ना? नो सर 2700 एक्सपोनेंट 3.
एक्सपोनेंट बुक मेरे पास है नहीं, मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करो, मैं देख लेता हूँ। आंसर तो यही आएगा। वो है 2.7 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 3 होगा, क्योंकि 2700 को अगर आप पावर में लिखेंगे तो यही आएगा, 2.7 आएगा। जी, स्क्रीन क्लियर कर दूं मैं? यस सर। बेटे अब आप क्वेश्चन नंबर 8 निकालिएगा। ये 2003 में स्टेट बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। सर 8 नहीं आया हुआ, 9 आया हुआ है। क्वेश्चन 8 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज, यही है? जी। हाँ, ये क्वेश्चन 8 है। A particle carrying a charge of 10 power minus 5 starts। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू है। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू है 10 एक्सपोनेंट माइनस 5 ऑफ कूलम। कहता है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 50 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ई की है। ये आपके पास 50 वोल्ट पर मीटर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है जी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल and the kinetic energy it acquires when it has moved 1 मीटर। डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। 1 मीटर मूव करते हुए कहता है कि बताओ इस पर कितनी फोर्स लगेगी और कितनी इसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। हमें फोर्स भी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज ना। इसको वहां ले जाओ तो फोर्स बराबर आ जाएगा E मल्टीप्लाई बाय क्यू के। E की वैल्यू आपको गिवन है 50 और Q की वैल्यू आपको गिवन है 10 की पावर माइनस 5। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस का 4। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज की मैंने और फोर्स कैलकुलेट कर ली जो कि न्यूटन में आएगी। पहली चीज मैंने फोर्स निकाल ली। दूसरी चीज ये कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन ऑन द पार्टिकल के बराबर होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा वर्क डन ऑन द पार्टिकल है। पार्टिकल पर जितना भी हम काम करेंगे वही काम ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की है वही इस्तेमाल होगी और जो डिस्टेंस है आपको गिवन है 1 मीटर का तो 1 इस्तेमाल होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 ही रहेगा और आप इसके साथ जो यूनिट है वो जूल लगाऊंगा। जूल। जी बच्चों, क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। बच्चों हमारे इस चैप्टर नंबर 12 में जो अब मेन बड़ा एक टॉपिक रहता है वो कैपेसिटर का है। तो कल की क्लास में मैं कैपेसिटर शुरू करूँगा। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर्स की कितनी टाइप्स हैं, कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन सीरीज या पर पैरेलल क्या होते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल्स। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज मैं अपने इस लेक्चर के लिए क्लोज कर दूँ, ठीक है? सर सर जो हमने अभी तक न्यूमेरिकल किए वही चार्ज से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल में फिर मिक्स उसकी करके चलाता रहूँगा, लेकिन देखो हमारे पास सेकेंडरी फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल्स की रेंज बहुत ज़्यादा है।
लेकिन जो बड़े न्यूमेरिकल्स हैं वो पेपर में नहीं आते। पेपर में इस तरह के छोटे छोटे से आते हैं जो एक पेज पे हो जाए, बस ये हमारा टारगेट होता है। तो बच्चे को 4 नंबर अगर न्यूमेरिकल में देने तो एक पेज से ज़्यादा उसका सोल्यूशन ना जाए। अगर कुछ होते हैं मैक्सिमम, तो उसमें भी है कि 1.5 पेज तक चला जाए। लेकिन इस चैप्टर 12 में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे जो कि 2-3 पेज तक उसका सोल्यूशन जा रहा है, तो इतने बड़े न्यूमेरिकल्स पेपर में नहीं आते। ठीक है। ओके। तो बच्चों मैं अपनी क्लास भी यहीं पे एंड कर रहा हूँ।